नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्लास में जो हमारा जो मुख्य विषय चल रहा है वो है प्रत्यय। पिछले क्लास में हम लोगों ने ल्यप और कत्वा हमने देखा था, तो अभी जो देखेंगे वो तुमुन देखेंगे। वास्तव में जो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं किसी भी वाक्य में, इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई थी। कत्वा प्रत्यय में भी आपने देखा होगा कि कर के जैसे वो खा कर जाता है, वहाँ भी दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ, एक खाना और दूसरा जाना, लेकिन वहाँ पर कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय हुआ था। यहाँ क्या है कि के लिए अर्थ में, हिंदी के लिए जो हम लोग के लिए प्रयोग, स्पेशली जो हम लोग भविष्यत काल के लिए, जैसे वह जैसे कहेंगे कि वह देखने के लिए जाएगा, तो वह देखने के लिए, वह चित्र देखने के लिए जाता है। तो यहाँ पर दो क्रिया है। एक यदि उदाहरण पहले देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सह चलचित्रम द्रष्टुम गच्छति। ठीक है, सह चलचित्रम द्रष्टुम गच्छति, वह चलचित्र देखने के लिए, ये दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है यहाँ। ठीक है ना, दृश्य धातु से तुमुन लगा है। ठीक है ना, ये मैं पहले उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। इस उदाहरण के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर उसकी परिभाषा को जानना हमें ज़्यादा आसान हो जाता है। सह करता है, इसमें जो कुछ आप इस उदाहरण को देखने से बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस वाक्य में एक बात तो जरूर है कि भले क्रिया दो हो, क्रिया इसमें दो हो सकती है, एक तो गच्छति और एक द्रष्टुम। यहाँ पर ये दो क्रियाएं हैं। वह चलचित्र देखने के लिए जाता है, इसमें पहले क्रिया कौन घटित होती है? गच्छति, वह जा रहा है ना। किस चीज के लिए जा रहा है? चलचित्र देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए जा रहा है ना। तो ये जो द्रष्टुम जो देखे, दृश्य धातु देखना, दृश्य मतलब देखना, गच्छति जाना, तो दृश्य धातु का जो प्रयोग हुआ है द्रष्टुम में, दृश्य धातु से तुन प्रत्यय लग करके ये जो बना हुआ रूप जो देख रहे हैं द्रष्टुम, ये भविष्य काल के क्रिया को दर्शा रही है। मतलब इस प्रत्यय से बना हुआ ये जो द्रष्टुम शब्द देखने के लिए, चूंकि तुमुन प्रत्यय जो है के लिए अर्थ में होता है, जैसे कहें खाने के लिए तो खादितुम, जाने के लिए तो गंतुम, सभी शब्दों के अंत में तुम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको हम लोग आगे अभी जब नियम बताएंगे, लिखाएंगे तो उस समय देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इस वाक्य में कि गच्छति क्रिया है जो कि पहले घटित होती है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, तो ये जो क्रिया है जो पहले दिखाई दे रही है, ये क्रिया वास्तव में भविष्य काल की क्रिया है। मतलब इस क्रिया से इस वाक्य के भविष्यत काल का बोध हो रहा है। मतलब यहाँ पर गच्छति मतलब जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहा है? तो सिनेमा देखने के लिए। मतलब सिनेमा अभी देखने के लिए जा रहा है, देखा नहीं है ना। तो इसलिए इस बात से ये बोध होता है कि वो भविष्यत काल का अर्थ निकालता है। कौन सा? द्रष्टुम शब्द। द्रष्टुम शब्द जो है भविष्यत काल के अर्थ को निकालता है, क्योंकि इसमें जो क्रिया लगी हुई है वो दृश्य है, देखना है, तो देखने के लिए। तो कहने का मतलब है, लेकिन इन सभी का भले क्रिया दो है लेकिन कर्ता कितना है? एक ही है। तो इस वाक्य में कर्ता एक ही होता है, क्रियाएं भले ही दो हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसके नियम को थोड़ा सा जान लें। वास्तव में ये जो हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो तुमुन है ना। तो तुमुन प्रत्यय में ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया था। अब इसके नियम को जरा हम देख लें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा कुछ कोई चीज़ लिखा हुआ भी होना चाहिए। इसमें कहा कि यह प्रत्यय के लिए अर्थ में, है ना, के लिए अर्थ में, है ना, जिससे कि भविष्यत काल क्रिया का भी अर्थ होता है, इसे भी रख सकते हैं। भविष्यत काल के क्रिया
को बोध कराने के लिए, है ना, बोध कराने हेतु, कराने हेतु, हेतु मतलब लिए, यह प्रत्यय के लिए अर्थ में अर्थात भविष्यत काल की क्रिया को बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है ना। संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग के लिए, अर्थ के लिए करते हैं, तो प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात है, इसमें शेष क्या बचता है? तुम बचता है। इसमें शेष तुम बचता है। यही तुम जो है कहीं कहीं तुम में बदल जाता है, और यही जो तुम है कहीं कहीं धुम में बदल जाता है। लेकिन ये तुम या धुम में जो बदला हुआ रूप है वो बहुत कम होता है। वो एक तरह से अपवाद कह सकते हैं। जो रूप बनने वाला जो रूप है वो अपवाद रूप होता है। तो सामान्यतः जो है ये तुम ही अधिकतर आपको मिलेगा, लेकिन यही तुम जो है कहीं कहीं तुम या धुम होता है, लेकिन ये जो है अधिकतर आपको मिलेगा। चूंकि तुमुन में आप यदि इसको ध्यान दें, ये तुमुन शब्द है, इसको मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। तुमुन में नौ का लोप हो जाता है, ठीक है ना। यदि इसके वर्णों को आप देखेंगे और इसमें तुमुन में जो लगा हुआ है, जो मुंह में ऊ है, ऊ का भी लोप हो जाता है। तो क्या बच गया? तुम बच गया। इसमें शेष यही तुम बचता है। न और ऊकार, म में लगा हुआ जो ऊकार है इसका भी लोप हो गया, तो म हलंत हो गया, तो इसलिए तुम बच गया। चूंकि तुम जो है कहीं कहीं तुम या धुम उस संधि के नियम के कारण उसका रूप हो जाता है, अगर वैसा शब्द आता है तो, ठीक है ना। जैसे कि आप जब संधि वाला जब मेरा वीडियो देखिएगा तो वहाँ पता चलता है किस तरह से कहाँ ट होगा, कहाँ जो है प्रथम वर्ग जो है तृतीय वर्ग में परिवर्तित होता है, उन सभी नियमों को। तो इसलिए संधि के नियम के चलते जो है कहीं तुम या धुम में वो बदल जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, ये आप समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं। इससे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं। इससे पहले भी जो हम लोग पढ़े थे कत्वा और लेप प्रत्यय, उससे ही बनने वाले शब्द अव्यय होते थे, ठीक है ना। और तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय होते हैं। अव्यय कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय वही होता है जिसके रूप में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, उसका रूप चलता नहीं है, न उसका विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा रूप बनेगा उसी तरह से प्रयोग भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो तुम में जो द्रष्टुम, ये जो आप तुम का जो मैं उदाहरण जो मैं यहाँ दिया हूँ, एक धातु रूप आया है दृश्य। तो दृश्य धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय लगा तो तुमुन में बचा क्या? वास्तव में तुम बचता है, लेकिन वो तुम जो है वो तुम में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो द्रष्टुम रूप बनता है जब दृश्य धातु के साथ लगेगा तब। तो ये इस तरह से उस प्रकार से लभ धातु के साथ लगेगा। लभ मतलब प्राप्त करना, आत्मनेपदी धातु है, तो लभ धातु के साथ जब लगेगा तो लब्धुम बन जाएगा, ध हो जाता है ना। तो इस तरह से अनेक रूप आपको मिलेंगे। तो फिलहाल आप इसका यदि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में, ठीक है। फिर इसके बाद इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। चलिए, हो गया होगा, अनुमान यही कर रहे हैं। अब चलिए अब इसके उदाहरण को जब देखें तो जैसे कि पढ़ने के लिए, तो पठ प्लस तुमुन बहुत प्रसिद्ध है। तुमुन में नौ का लोप हो गया, वो उड़ गया, इसमें फाइनली क्या बचा? तुम बच गया। यही धातु के साथ ये जुड़ करके रूप बनता है पठितुम, ठीक है। यहां भी वही बात है। इससे पहले जो कत्वा प्रत्यय आपने देखा था कि पठ जोड़ कत्वा पठित्वा हो जाता था इट प्रत्यांत शब्द के कारण। जो कुछ ऐसी धातुएं जो इट धातुएं होती हैं तो उसके पहले जो है ई लग जाता है एक्स्ट्रा। इस नियम से थोड़ा सा अब अलग है।
तो कहा कि जैसे पट से तुमुन लगा तो तुम प्रत्यय का बचा हुआ जो भाग है तुम लास्ट में लग गया, और पठ धातु में वास्तव में क्या होना चाहिए, पठ में ठ हलंत है, ई लग गया तो हो गया पठितुम। तो सभी शब्दों के साथ आप देखिएगा पूर्व में इकारांत जो है वो जुड़ते चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि अब दूसरा उदाहरण देखें, जैसे कि क्री प्लस तुमुन, ये कुछ ऐसे मैं शब्द में चुन के दे रहा हूँ जहाँ पर कि कुछ नियम हैं, तो उस नियम को हमें जान लेना जरूरी है, उस ट्रिक को जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिन ट्रिक को यदि आप जानते हैं तो आपको ऐसे इस प्रकार की धातुओं के साथ कोई भी दूसरी अगर धातुएं आपको नजर आती हैं तो उस तरह से आप बनाएंगे और वो आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। तो सक्री से जब तुम लगाते हैं तो रूप बनता है कर्तुम, रूप क्या बनेगा, कर्तुम बनेगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये भी नियम से लगता है कि सामान्य नियम से यहाँ पर पठितुम हो गया तो यहाँ पर कर्तुम कैसे हो गया, ये तो यहाँ एक चीज ध्यान देने का है कि क्री में जो रूप लगा है वो री है, नहीं क्री में यदि क हलंत आप करिए, इधर देखिए यदि क हलंत करिएगा तो इसमें कौन सा स्वर लगा है, री आया है। और आपको पता है कि री का गुण क्या होता है, अर, री का गुण होता है अर, ठीक है ना, री का गुण होता है अर। यही कारण है कि यहाँ पर क्री से अर लगा, यहाँ यदि आप तोड़कर थोड़ा सा इसको जो ज़्यादा सा विश्लेषण कर दूं तो देखिएगा कि क्या हो गया, क हलंत प्लस हो गया अर, है ना, इधर तुम है, तुमुन का क्या बचा हुआ है, तुम, क में आ गया, क पूरा हो गया, इधर र हलंत है तो त के ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा कर्तुम। तो इस प्रकार से ये जो री है वो अर में बदल जाता है गुण संधि के नियम के अनुसार। जैसे याद कीजिए देवजुड़ ऋषि, देवर्षि, देव के बाद री आया है तो री को अर गुण हो जाता है गुण संधि में। तो यहाँ भी वही गुण होने के चलते जो है यहाँ पर इस प्रत्यय में भी गुण होता है, ई को ए हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है सामान्य नियम है जिससे कि आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी ऋकारांत धातुएं आपको होंगी वहां पर आप इस तरह से रूप आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से हृ धातु है, इसी प्रकार से हृ धातु है, हृ से भी तुमुन लगेगा, हृ मतलब हरण करना, चुराना, तो रूप क्या बन जाएगा, हरतुम। अब ये आपको पता हो जाना चाहिए पहले से ही कि यहाँ भी हृ में री लगा है तो मतलब हरतुम हो जाए। इस प्रकार से क्री में री लगा है तो कर्तुम हो गया, उसी तरह से यदि हृ में तुमुन लगा तो ये भी हरतुम हो जाएगा। तो वैसी धातुएं जिसमें कि स्वर रीकारांत लगा हो वो उसका रूप इसी तरह से अर करके बनेगा, कर्तुम, हरतुम, है ना, इस तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं अगला उदाहरण। ये तो पहला हो गया, इस प्रकार से दूसरा उदाहरण है, इस प्रकार से एक तीसरा उदाहरण और देखते हैं। नी मतलब ले जाना, नी जोड़ तुमुन, नी जोड़ तुमुन रूप बनेगा नेतुम, यही मैं कह रहा था, ठीक है ना। नी धातु ले जाने के अर्थ में, नयति नयतः नयंती प्रश्नपदी धातु है वह, अब कहेंगे वह पुस्तक ले जाता तो सह पुस्तकम नयति, इस तरह से। तो नी धातु है, नयति नयतः नयंती इसका रूप चलता है। तो नी में देखिए ई कार लगा है, नौ में कौन सा स्वर लगा है, ई कार लगा है, दीर्घ कारण। तो ये जो ई है, ई का गुण क्या होता है, ए होता है, वो भी आपने गुण संधि में पढ़ा होगा। तो यहाँ भी गुण होकर के ई जो है वो ए में बदल गया है, इसलिए यहाँ पर नेतुम हो गया है। जैसे रमा जोड़ ईसह, रमा जोड़ ईसह, तो ई का ए होकर रमेशह बन जाता है। तो यहाँ भी गुण होकर के यहाँ जो है, वास्तव में ये संधि नहीं है लेकिन संधि के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुण होना या वृद्धि होना, वो कई जगह प्रत्यय में भी उसकी चर्चाएं हैं और वहाँ वो नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी गुण होकर के ई का गुण ए हो गया, तो इसलिए बन गया रूप नेतुम। कहने का मतलब है जहाँ भी इस प्रकार से ईकारांत शब्द होगा वो ए में बदल ही जाएगा, ठीक है ना। वैसी धातु जिसके अंत में ईकार स्वर लगा हुआ हो तो वो ए में बदल जाएगा। इस प्रकार से ऊ जो होगा वो ओ में बदलेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे जिससे कि इस प्रकार का रूप आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने दृश्य धातु का देख लिया था, इसी तरह से लभ धातु का भी है। लभ
जोड़ तुमुन, लभ जोड़ तुमुन। यहाँ देखिए ये भ जो है ब में बदल जाता है तो हो जाता है लब धुम। ये सब अपवाद रूप एक तरह से कह सकते हैं, ये सब बहुत रेयर ऐसा रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लब्धुम, लब मतलब प्राप्त करना, लभते लभेते लभंते इसका धातु रूप चलता है, आत्मनेपदी धातु है। तो लब धातु में तून प्रत्यय लगने के बाद रूप बना लब्धुम। इस प्रकार से और भी आप देख सकते हैं, एक जैसे गम जोड़ तुमुन है, ठीक है। यहाँ यदि आप इसको हटाते हैं, आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए मैं इसको यहाँ से दूसरा उदाहरण एक दे करके इसे अब यहीं समाप्त करूँगा। एक अगला उदाहरण आप देखिए, तो जैसे कि गम जोड़ तुमुन जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए तुमुन में क्या बचा लास्ट, फाइनली तुम बचा। मतलब कहने का मतलब है कि गम से क्या लगा, तुम। यहाँ देखिए म के बाद क्या है, तो है। तो ये जो यहाँ जो चूंकि ये भी अनुनासिक वर्ण है और बाद में जो आने वाला जो वर्ण है वो कैसा है, तो थ द ध दंत वर्ण है। तो ये अनुनासिक होगा, लेकिन किसके अनुनासिक में होगा, बाद वाले के अनुनासिक में हो जाएगा। तो का अनुनासिक क्या होता है, दंत न होता है। यही कारण है कि दोनों के मिलने के बाद रूप बनता है, तो क्या बनता है, गंतुम बनता है। गम जोड़ तुमुन, ध्यान रहे गम जोड़ तुमुन, ये हलंत यहाँ पर जो है ये संधि का नियम यहाँ भी लागू हो जाता है। यही कारण है कि म जो है, चूँकि म खुद भी अनुनासिक है। आप जब संधि पढ़े हैं, पिछले वीडियो को यदि आप देखे होंगे मेरा, तो मैंने जो संधि बताया वहाँ बताया है किस किस तरह से कौन कौन वर्ण किस में परिवर्तित होते हैं और किस स्थिति में परिवर्तित होते हैं, पूरा मैंने विस्तार से वहाँ बताया है। तो यहाँ भी वही बात है, म है पवर का अनुनासिक, प फ ब भ म, लेकिन बाद में तो है तो त थ द ध न। तो हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है अनुनासिक होता है। तो यहाँ भी बाद में ये इसके अनुसार ये बदल गया, तो के अनुसार म जो है अपने अनुनासिक में चेंज हो गया। यही कारण है कि गंतुम इस तरह से रूप बना, ठीक है। तो अब हम लोग तोन प्रत्यय को अच्छी तरह से देख लिए। हमें नहीं लगता इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी है। तो फाइनली यही है कि इस शब्द से जैसे गंतुम शब्द बन गया तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये शब्द अव्यय हो गया। और जो शब्द अव्यय बन जाता है, मैं कई बार बताया हूँ, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका रूप नहीं चलता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग ऐसे ही होते रहेगा, ठीक है। और के लिए एक अर्थ में होगा। तो अब इस चीज़ को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रत्यय देखेंगे, जो बचे हुए प्रत्यय हैं उन्हें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।